हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपके बीच मैं आपका आदित्य सर आपके बीच फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का अगला क्लास आपके बीच लेकर हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आपने मेरा पिछला क्लास निश्चित रूप से किया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो मैं थोड़ी सी बात पिछले क्लास की कर लूँ मेरे भाई। इससे पिछला क्लास जब आपने मेरा किया हुआ होगा तो वहाँ पर मैंने क्या क्या बात की थी, तो थोड़ी सी बात मैं बता दूँ कि पिछले क्लास में मैंने जो चर्चा किया था आपका, जो अब तक मैं जिस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा उस चैप्टर के बारे में आप जान लीजिए। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। जैसा कि आपको पता होगा, ये हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें कई चीज़ों को हमने देख लिया है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है और इस चैप्टर में कौन कौन सी बातें हुई है थोड़ी सी उस पर एक बार बैक रिव्यू हो जाए, फिर कहानी आगे शुरू होगी। तो आपको पता है कि मैंने विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो बात किया था आप लोगों से, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सर किसकी चर्चा हुई थी। तो आप लोगों का कहना होगा सर सबसे पहले आपने पूरा सिलेबस बताया था, इसका 12 का पूरा सिलेबस। उसके बाद जब सिलेबस की क्लास खत्म हुई थी तो फिर आपने चैप्टर को बांटा था, कितने कितने चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं। फिर आपने इस चैप्टर की शुरुआत की थी। इस चैप्टर की शुरुआत में बउआ सबसे पहले हम बात किए थे विद्युत आवेश का। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हम लोग कर रहे थे। अब इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इसकी कहानी हो गई थी। जो विद्युतीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न करता है, उसकी भी कहानी पूरी हो गई थी। कौन विद्युतीय प्रभाव करता था, कौन विद्युत और चुंबकीय दोनों करता था, कौन विद्युत चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय तरंग। कहानी पूरी स्पष्ट हो रही है। स्थिर आवेश था, गतिशील आवेश था, फिर एक समान चाल से गतिशील था, असमान चाल से। आप लोग निश्चित रूप से नोट्स में ऐसी उम्मीद है कि आप लोग लिख के भी रखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो आप लोग बैक क्लास के वीडियो को, लेक्चर को बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा। ओके, तो आपको मैंने ये भी बताया था कि विद्युत आवेश का ऐतिहासिक विवरण क्या होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ चार्ज क्या होता है। आपको मैंने बहुत अच्छे से कहानी सुनाई हुई थी कि आवेश क्या होता है, आवेश आया कहाँ से, फिर आवेश की प्रकृति कितनी हो गई, ये प्रकार की पूरी बात हो गई थी। फिर आवेश एक अदिश राशि था, स्केलर क्वांटिटी था, क्योंकि यह परिमाण रखता है, दिशा नहीं रखता है, और बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। फिर मैंने कहा था कि आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, डेराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि यह डिपेंड करता है आधारी राशि पर, है ना। तो इसका फिर मैंने यूनिट भी निकाला था, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है ना, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है ना। फिर मैं सीजीएस मात्रक की ओर चला था। फिर सीजीएस मात्रक को दो ग्रुप में बांटा था, ईएसयू और ईएमयू, है ना। ओके, समझ रहे होगे। और उसके बाद मैंने बात किया था आप लोगों के बीच ईएसयू यूनिट में एब कूलम, स्टैट कूलम, जिसको फ्रैंकलिन बोलते हैं, जो सबसे छोटा मात्रक होता है। फिर सबकी मैं वैल्यू भी निकाला था, एब्सोल्यूट क्रम, पूरा यूनिट का क्लास हुआ था, है ना। तो उसके बाद मैं चर्चा शुरू किया था आवेशन की, है ना, विद्युतीकरण। याद कीजिए थोड़ा सा पिछले क्लास को, विद्युतीकरण जिसको हम लोग आवेशन बोलते थे, चार्जिंग बोलते थे। चार्जिंग का हम लोग क्लास किए थे कि सर चार्जिंग क्या होता है। तो सर वस्तु को आवेशित करने की जो विधि होती है, वस्तु को आवेशित करने का जो तरीका होता है, यानी वस्तु को किस प्रकार आप आवेशित करते हैं, तो आवेशन की हमने 4 विधि का नाम लिखा था, है ना। एक बार वहां से कहानी को फिर से हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, पिछले क्लास में एक जबरदस्त थ्योरी हमने बताया था, वो था विद्युतीकरण का सिद्धांत, है ना। विद्युतीकरण का सिद्धांत मतलब आवेशन का सिद्धांत, आवेश का इलेक्ट्रॉन थ्योरी, याद होगा, आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बताया था, है ना, कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। कि परमाणु के नाभिक में क्या रहता है भैया, वो प्रोटॉन रहता है, धन आवेश रहता है, और फिर
आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पर चूंकि ऋण आवेश रहता है, प्रोटॉन पर धन आवेश रहता है और दोनों का आवेश बराबर हो जाता है, जिसके कारण परमाणु विद्युतः उदासीन हो जाता है ना। लेकिन पिछले क्लास में मैंने ये भी चर्चा किया था कि जब किसी कारण, और निकलता कौन है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हमने कहा था कि उसमें धन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, मतलब वह धन आवेशित हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी से आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, मतलब ऋण आवेश की संख्या बहुआ बढ़ जाता है, तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको समझे होंगे, नहीं तो आप पिछला लेक्चर को देख लीजिएगा बढ़िया से, तो आपको समझ में आ जाएगी। कहानी स्पष्ट हो रही है? बिल्कुल सर, स्पष्ट हो ही रही होगी। तो फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करवाया था, वो आप देख लीजिएगा उस पर। तो फिर मैं अब बात करता हूं कि आवेशन की यानी आवेशित करने की कितनी विधियां होती है। आज वहां से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, बिल्कुल सही बात है सर, एकदम आप लोग अपना संघर्ष जारी रखिए और आज के क्लास को बहुत ही बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में सीखना है। टेंशन होगा ही नहीं, ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं सर आवेशन। आवेशन जिसको हम लोग विद्युतीकरण भी बोलते हैं, आवेशन जिसको हम लोग विद्युतीकरण बोलते हैं, चार्जिंग। चार्जिंग, ये चार्जिंग होता क्या है? तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि वस्तु को आवेशित करना ही आवेशन कहलाता है। किसी वस्तु को, मैंने पिछले क्लास में कहा था कि किसी वस्तु को, मेरे बउआ ध्यान से सुनना, किसी वस्तु को आवेशित करना ही आवेशन कहलाता है। आवेशित करना ही क्या कहलाता है बउआ? आवेशन कहलाता है ना। तो मतलब सीधा सा है, किसी बॉडी को चार्ज कर दो, वही तुम्हारा क्या कहलाता है? आवेशन कहलाता है। अब किसी बॉडी को चार्ज आप कैसे कर सकते हो? आपके पास क्या क्या उपाय है चार्ज करने का? सर, वस्तु को चार्ज करने का 4 उपाय मैं पढ़ाऊंगा। हो सकता है कहीं कहीं ये नहीं लिखा हो, तो आप समझिएगा। आवेशन की विधियां, ओके, आवेशन की विधियां यानी तरीका आज मैं पढ़ाऊंगा। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो आवेशन की विधि उस दिन भी हमने लिखा था, आज भी मैं एक बार बता दूं। आवेशन की सर कौन कौन विधि होती है? सर, आवेशन की विधि होती है, सबसे पहली विधि है सर घर्षण द्वारा आवेशन। दिमाग में सेट करते जाइएगा। सबसे पहला विधि है सर घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा विधि है सर स्पर्शन द्वारा आवेशन। स्पर्शन मतलब सटा के आवेशित करना, जिसको अब बउआ हम चालन द्वारा भी आवेशन बोलते हैं। और तीसरा विधि है सर प्रेरण द्वारा आवेशन। बगल में रखेंगे फिर भी चार्ज, अब देखिएगा पूरे क्लास में, जब आप सब क्लास को पढ़ लीजिएगा तब, है ना। और सबसे चौथा विधि है बउआ, वो है ध्रुवन द्वारा आवेशन। दिमाग में सेट कर लो, घर्षण, चालन, प्रेरण, ध्रुवन। याद रह गया होगा? हाँ सर, बिल्कुल रहा होगा। फिर से एक बार बोल देते हैं, घर्षण रगड़ के, चालन स्पर्शन सटा के, तीसरा हमने कहा प्रेरण, सिर्फ बगल में रखेंगे चार्ज हो जाएगा, है ना। और चौथा हमने क्या कहा? चौथा क्या कहा? चौथा हमने कहा सर ध्रुवन, पोलराइजेशन। दिमाग में सेट कर लीजिए, घर्षण, चालन, प्रेरण, ध्रुवन। क्या क्या बोले? घर्षण, चालन, प्रेरण, ध्रुवन। दिमाग में बैठ गया होगा निश्चित, ओके, चमक गया होगा दिमाग में। तो पहला हम बोले घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, पोलराइजेशन। क्या क्या बोले भैया? फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, पोलराइजेशन। एकदम दिमाग में युद्ध चलना चाहिए,
है ना, बिल्कुल ब्रेन में ही युद्ध चलना चाहिए। घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा क्या बोले भैया, दूसरा बोले चालन। चालन का एक दुलरवा नाम होता है बउआ स्पर्शन। चालन का दुलरवा नाम क्या होता है, स्पर्शन। तो चालन द्वारा आवेशन, स्पर्शन द्वारा आवेशन एक ही बात है, एक ही बात है दोनों, है ना। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। आज के क्लास को एकदम बढ़िया से देखते जाइएगा। तीसरा हमने कहा बबुआ, तीसरा विधि हमने कहा प्रेरण, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चौथा क्या बोला मेरे भैया, ध्रुवन द्वारा आवेशन। दिमाग में एकदम चमका, निश्चित चमका होगा सर। चार नाम आपके दिमाग में एनी टाइम नाचना चाहिए। चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, ठीक है। ये चारों नाम आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ये वस्तु को आवेशित करने की विधि हो गई। तो वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधि हो गई सर, चार विधि हो गई। कौन कौन सी विधि हो गई सर, घर्षण, चालन, प्रेरण, ध्रुवन। दिमाग में सेट कर लीजिए, घर्षण, चालन, प्रेरण और ध्रुवन। यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। तो ये चारों नाम एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं, कैसे किसी वस्तु पर चार्ज लाते हैं। तो सर वस्तु पर चार्ज लाने का कितना तरीका बोले, चार। तो आइए मैं बारी बारी से सभी की बात करता हूं और अपने दिमाग में आप बैठाते जाइएगा। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे बबुआ, वो करेंगे, सबसे पहला जो बात होगा मेरे बबुआ वो होगा घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन होगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आज का ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आप देखिएगा कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है। सर बहुत आसान है, थोड़ा संभल कर तो देखिए। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है सर, थोड़ा सा संभल के देखना है। और ना समझ में आए तो आप निश्चित बताएंगे सर, आपको समझ में आएगा ही आएगा। मैंने क्या कहा सर, घर्षण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन बोला सर, घर्षण, घर्षण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा सर, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आपके बोर्ड पर मैंने लिखा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है सर। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है सर, बहुत अच्छा चीज है। देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है घर्षण, घर्षण का मतलब होता क्या है सर, घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। ओके ओके, दिमाग में निश्चित जा रहा होगा, घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। तो सर घर्षण द्वारा आवेशन में हम कैसे बताएंगे, यदि हमसे कोई घर्षण द्वारा आवेशन पूछ रहा है तो सर हम बताएंगे सबसे इजी वे में, जब दो भिन्न पदार्थों को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। चमक रहा है दिमाग में, एकदम चमकेगा सर। और एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, जो हम क्लास कर रहे हैं वो क्लास को अपने दिमाग में भी घुमाते रहना है ना, दिमाग में घुमाना मतलब युद्ध दिमाग में चलना चाहिए। कहते हैं ना, एक कहते हैं ना, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, सुना होगा आपने, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा
या रन से भागे होंगे। तो बउआ युद्ध जीवन में रहना ही चाहिए, दिमाग में, मन मस्तिष्क में हर एक पढ़ाई का युद्ध चलते रहना चाहिए और दिमाग में ये रहना चाहिए कि अपने अंदर के जुनून को पैदा करना है और आप क्लास को एनी टाइम दिमाग में सेट करके रखिएगा। मतलब आप जब शांत चित्त बैठिए तो आप दिमाग में बैठिए, सर क्या पढ़ाए थे, घर्षण द्वारावेशन पढ़ाए थे, अच्छा घर्षण द्वारावेशन में क्या बोल रहे थे उसको एक बार सुन लीजिए और दिमाग में घुमाइएगा। घर्षण द्वारावेशन में क्या था, घर्षण का मतलब ही होता है रगड़ना। घर्षण का मतलब क्या होता है भैया, रगड़ना। घर्षण का अर्थ ही होता है रगड़ना। रगड़ना, रब कराएंगे, रगड़ेंगे, इसका मतलब है कि दो पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं भैया, कि इन्हीं दो भिन्न पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं। जब रगड़ते हैं ना तो वस्तुएं रगड़ने से आवेशित हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जैसे मान लो ये पेन है, इसको हम अपने बाल से रगड़ते हैं तो कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। इसका क्या सेंस है, इसका सेंस है बउआ कि ये जो है ये आवेशित हो गया है और वो कागज़ का टुकड़ा भी आवेशित हुआ होगा। लेकिन वो कैसे आवेशित होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। निश्चित तौर पे आप क्लास को समझिएगा, पूरा क्लास जब इसका कंप्लीट कर लीजिएगा आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि वो कागज़ का टुकड़ा कैसे आवेशित हुआ। इसको तो तू रगड़ा तो फिर ये आवेशित हुआ, कागज़ का टुकड़ा कैसे आवेशित हुआ, इसको हम लोग रहस्य अभी रखेंगे। जब हम आवेशन का सब विधि पढ़ा देंगे तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको मिल जाएगा। ओके, बिल्कुल सही है। तो हम पहले सिखा रहे हैं घर्षण द्वारा आवेशन। जब सर रगड़ते हैं तो वस्तुएं आवेशित हो जाती है। जैसे गुब्बारा को हमको यहाँ साटना हो तो हम माथा में बैलून को रगड़ते हैं तो गुब्बारा यहाँ चिपक जाएगा। इसका मतलब घर्षण से वो आवेशित तो हुआ है, यानी उसको रगड़ने से हमने आवेशित कर दिया ना। तो इसका मतलब है कि घर्षण का मतलब ही हुआ कि जब दो भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। क्लियर है, इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है ना। तो दिमाग में सेट हो गया होगा। तो हम एक बात लिख भी देते हैं, क्या लिखेंगे, जब दो भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। तो पदार्थ क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। आवेशन की इस विधि को, आवेशन की इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। आवेशन की इस विधि को क्या कहा जाता है बउआ, घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। ठीक है, घर्षण का मतलब सीधा सीधी हो गया रगड़ना, है ना। तो मैंने क्या कहा, जब दो भिन्न पदार्थों को आपस में क्या किया जाता है बउआ, रगड़ा जाता है तो वस्तुएं, पदार्थ क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। इस विधि को हम लोग, है ना, पदार्थ क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। इस विधि को हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब बउआ, अब सवाल ये उठता है कि घर्षण द्वारा आवेशन के कारण क्या है। घर्षण द्वारा आवेशन के कारण, घर्षण द्वारा आवेशन का क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है। रीजन ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या काउजेज ऑफ, काउजेज भी लिख सकते हैं, काउजेज ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, काउजेज ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, causes of charging by friction।
causes of घर्षण द्वारा आवेशन के कारण, घर्षण द्वारा आवेशन के कारण। अब घर्षण द्वारा आवेशन के क्या कारण है, घर्षण द्वारा आवेशन के क्या कारण है बउआ, थोड़ी सी इस पे अभी चर्चा हो जाए। घर्षण द्वारा आवेशन के क्या कारण हो सकते हैं, थोड़ी इसकी चर्चा हो जाए। देखो बउआ, होता क्या है ना कि जब आप दो पदार्थ लेते हो ना, जब दो पदार्थ को आपस में तुम रगड़ते हो ना, तो होता क्या है, मैंने कहा था कि इसके लिए घर्षण द्वारा आवेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। याद होगा, यदि आप क्लास किए होंगे तो हम बताए थे घर्षण द्वारा आवेशन के लिए सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का भागना, यानी इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है घर्षण द्वारा आवेशन के लिए। कहानी दिमाग में क्लियर होनी चाहिए बैक क्लास का, इलेक्ट्रॉन ही भागता है सर, प्रोटॉन तो नाभिक में रहता है सर, प्रोटॉन नहीं निकलता है, इलेक्ट्रॉन ही निकल जाता है। और इलेक्ट्रॉन जब बउआ निकल जाएगा तो धन आवेशित चल आएगा, ऋण आवेशित। लेकिन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन सबसे थोड़े जाता है। तो सर इलेक्ट्रॉन जाता किससे है, सर जिसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। सर बंधुता, एफिनिटी, स्नेह, ओ सर यानी जिसके नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन का स्नेह कम होता है, मतलब प्रेम कम होता है, मतलब बल कम लगता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। मतलब जहां उसको प्रेम कम मिलेगा ना, ऐसे भी जहां प्रेम कम मिलता है वहां से लोग हट जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को जहां प्रेम कम मिलेगा, यानी जहां एफिनिटी उसका कम होगा, उस पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर जिस उसमें चल जाता है जहां एफिनिटी ज्यादा है, जहां बंधुता ज्यादा है। अच्छा सर, तो निश्चित तौर पर एगो इलेक्ट्रॉन निकालता होगा, एगो इलेक्ट्रॉन जाता होगा। सही समझे सर, यही सच्चाई है सर घर्षण द्वारा आवेशन में, समझ रहे हैं। तो होता क्या है, जब दो भिन्न पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो जिस पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ के परमाणु में चला जाता है। जिससे होता क्या है, एक पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अब जिससे निकल गया उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। अब प्रोटॉन तो जितना है उतने धरले है, आज एक में इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक मतलब वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो ऋण आवेशित हो गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जिससे निकल गया उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब धन आवेशित हो गया। कहानी क्लियर, इलेक्ट्रॉन की कमी धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि ऋण आवेशित। ओके, तो हमने क्या कहा इसके कारण में, इसके कारण में हमने कहा कि जब, इसके कारण में हमने कहा जब दो भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो जिस पदार्थ के परमाणु में क्या कम होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति स्नेह, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, उस पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ के परमाणु में चला जाता है।
जिससे एक पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब देखिए जिससे निकल गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम हो जाती है। कम हो जाती है और वह पदार्थ, अब देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई तो वह पदार्थ धन आवेशित हो जाता है, जबकि दूसरे पदार्थ के परमाणु में अब देखो एक उसमें चला आया है, उसमें दूसरे पदार्थ में चला आया है, तो दूसरे पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाती है। प्रोटॉनों की संख्या से क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, जिससे वह क्या हो जाता है? जिससे वह पदार्थ देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो गई, जिससे वह पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋण आवेशित, जिससे वह पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। मैंने क्या कहा? जब दो भिन्न पदार्थ को आपस में क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है, तो जिस पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? कम होती है, उस पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ के परमाणु में चला जाता है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसमें कम होगा, जिसमें नाभिक के प्रति आकर्षण कम होगा इलेक्ट्रॉन का, समझ रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पट से दूसरे पदार्थ के परमाणु में चला जाता है। तो एक में इलेक्ट्रॉन निकल गया है, एगो में इलेक्ट्रॉन आ गया है, माने इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब माइनस बढ़ गया तो वह ऋण आवेशित हो गया। एक से इलेक्ट्रॉन निकल गया है मतलब इलेक्ट्रॉन घट गया, मतलब प्रोटॉन बढ़ गया तो वह धन आवेशित हो गया। घर्षण द्वारा आवेशन के यही कारण है, यही घर्षण द्वारा आवेशन के क्या है? कारण है। यही घर्षण द्वारा आवेशन के कारण है। कहानी क्लियर? तो ये घर्षण द्वारा आवेशन के कारण है। अब घर्षण द्वारा आवेशन में ध्यान देने योग्य क्या क्या बातें हो सकती है? घर्षण द्वारा आवेशन में हम लोग क्या क्या ध्यान रखना चाहते हैं? देखिए घर्षण द्वारा आवेशन में सबसे मुख्य बात क्या है? मुख्य बात क्या है कि बाबू जिस पदार्थ को रगड़ रहे हैं निश्चित तौर पर एक धन आवेशित होगा, एक ऋण आवेशित होगा। यहाँ कहानी क्लियर, यानी सर जितना धन होगा उतने ऋण उत्पन्न होगा दूसरे पर। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। घर्षण द्वारा आवेशन के लिए मुख्य बात यही है। यदि हम बात करेंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन के लिए मुख्य बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, important points for the charging by friction। ध्यान से सुनिएगा। important points for the charging by friction। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होंगे?
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें काम आएगा। बउआ ध्यान से सुनना, कौन कौन सा पॉइंट काम आएगा यहाँ, इसमें हम टोटल बात की चर्चा आज के क्लास में करने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बताना वाला हूँ, तुम्हारे दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा, एक बात और उठ रहा होगा, सर किस पदार्थ को किससे रगड़ोगे तो किस पर धन आएगा, किस पर ऋण आएगा। ये टोटल बातें आज के क्लास में क्लियर होने वाली है। ठीक है, इसके लिए आप पूरा क्लास देखते रहिएगा। अंत में आपको ऐसा ट्रिक, धमाकेदार ट्रिक बताएंगे कि आप तुरंत कहिएगा इसको इससे रगड़ेंगे तो क्या होगा, इस पदार्थ को इससे रगड़ेंगे क्या होगा। थोड़ा सा अस्थिर से बने रहिए, देखते जाइए क्लास को। तो हम क्या बोल रहे हैं सर, हम बोल रहे हैं सर घर्षण द्वारा आवेशन वाले में तो कुछ इंपॉर्टेंट बात। सर देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, घर्षण द्वारा आवेशन में रगड़ा जाएगा। हाँ सर, ये कहानी क्लियर होगी, क्लियर क्लियर। घर्षण द्वारा आवेशन में सर रगड़ा जाएगा वस्तु को, कहानी क्लियर। लेकिन सर कैसे वस्तु को रगड़ा जाएगा, सर कुचालक वस्तु को रगड़ा जाता। अरे सर विद्युत रोधी ना, हाँ सर इंसुलेटर को, नॉन कंडक्टर को सर रगड़ा जाता है ना। तो घर्षण द्वारा आवेशन के लिए सर कैसा वस्तु लेना चाहिए, सर पहला इंपॉर्टेंट बात है घर्षण द्वारा आवेशन के लिए सर आप कुचालक वस्तु को लेंगे, विद्युत रोधी वस्तु को लेंगे। कहानी क्लियर हो रही है। हाँ सर, सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है सर, ये बात दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए सर कि घर्षण द्वारा आवेशन में हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन कुचालक पदार्थ यानी विद्युत रोधी, इंसुलेटर, विद्युत रोधी पदार्थ में किया जाता है। घर्षण द्वारा आवेशन कैसे पदार्थ में किया जाता है सर, घर्षण द्वारा आवेशन कुचालक पदार्थ में किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कुचालक पदार्थ को रगड़ते हैं तो वस्तुएं आवेशित हो जाती है। ये कहानी क्लियर, चमका, बिल्कुल सर चमका। कुचालक वस्तु होगा उसी को रगड़ेंगे तो घर्षण द्वारा आवेशन होगा। अच्छा सर, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए एकदम छोटा छोटा बात मगर एकदम मोटा मोटा बात, दिमाग में बैठाते जाइएगा। घर्षण द्वारा आवेशन में सबसे पहला हमने बात कहा सर, सबसे पहला हमने बात कहा सर कि कुचालक वस्तु को लिया जाता है। कहानी क्लियर। हाँ सर कहानी क्लियर। दूसरा बात, घर्षण द्वारा आवेशन में सर होता क्या है सर, घर्षण द्वारा आवेशन में वस्तुएं उदासीन ली जाती है। अच्छा, मतलब पहले से वो चार्ज एको गो नहीं रहता है। नहीं सर, कोई चार्ज नहीं रहता है पहले से कोई ओकरा में चार्ज नहीं रहता है। वो दोनों वस्तु जो रगड़ा जाता है ना घर्षण द्वारा आवेशन के लिए, वो दोनों वस्तुएं उदासीन ही ली जाती है। अच्छा सर, मतलब दूसरा पॉइंट मेन दिमाग में ही रखना। पहला पॉइंट क्या है सर, वस्तुएं कैसी लेनी चाहिए सर, कुचालक लेनी चाहिए। और दूसरा ये कुचालक कैसा होना चाहिए तो सर घर्षण द्वारा आवेशन में, घर्षण द्वारा आवेशन के लिए वस्तुएं उदासीन होनी चाहिए। वस्तुएं क्या होनी चाहिए, उदासीन। हम बताए थे उदासीन माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, यानी ऐसी ही वस्तु लेनी चाहिए जिसमें वस्तुएं कैसी होगी भैया, तो वस्तुएं सर उदासीन होगी। पहला बात हम क्या बोले बबुआ, पहला बात बोले कि विद्युत रोधी वस्तु होना चाहिए, कुचालक वस्तु होना चाहिए, है ना। दूसरा बात हमने क्या कहा भैया, आवेशन यदि आपको करना है, चार्जिंग करना है तो वस्तुएं कैसी लेनी चाहिए सर, उदासीन लेनी चाहिए। यहाँ कहानी क्लियर। हाँ सर क्लियर।
तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है सर घर्षण द्वारा आवेशन में? घर्षण द्वारा आवेशन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। यानी घर्षण द्वारा आवेशन होने के लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही उत्तरदायी है। अभी हमने तुरंत कहा है प्रोटॉन नहीं जाता है, जाता कौन है? इलेक्ट्रॉन जाता है। हाँ सर, बिल्कुल सही आपने कहा था। क्या कहा था सर? कहा था हमने घर्षण द्वारा आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही उत्तरदायी है। किसका स्थानांतरण उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉनों का। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उत्तरदायी है, यानी इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है आवेशन के लिए। इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होना, इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होगा, इलेक्ट्रॉन ही एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा, तो भैया घर्षण होगा। कहानी क्लियर? एकदम क्लियर सर। और सबसे मेन बात तो अभी बोलबे नहीं किए हैं, अभी कुछ देर पहले हम देखे क्या देखे सर? यदि ई पदार्थ है सर, ई पदार्थ है और दोनों को सर हम रगड़ दिए, तो इसमें यदि मान लीजिए सर 4 गो इलेक्ट्रॉन है, 4 गो इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी 4 गो होगा। मान लो सर इसमें 10 गो इलेक्ट्रॉन है, तो सर 10 गो प्रोटॉन होगा। क्योंकि अभी तुरंत सर आप हमको बोले थे, क्या बोले थे सर? हम यही बोले थे सर कि दोनों वस्तुएं उदासीन होनी चाहिए। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, मतलब ये वस्तु उदासीन है। सर इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, सर ई भी उदासीन है, मतलब ई भी भी उदासीन है। लेकिन जब भैया इसको तू रगड़ोगे तो होगा क्या सर? जिसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी, पूरा कहानी बता रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इसका बंधुता कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को नाभिक से प्रेम कम मिल रहा है, तो इससे सर इलेक्ट्रॉन निकल के पट से इसमें चला जाएगा। तो अब मान लो एकरा से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन एकरा से निकला, मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसके पास मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके पास क्या हुआ? तो सर इसके पास 3 गो इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन प्रोटॉनवा तो 4 गो धरले है। हाँ सर बिल्कुल सही है। और इसमें क्या हुआ सर? इसमें एक गो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो सर 10 एक क्या हो गया? 11 गो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉनवा तो धरले है। अब सोचो भैया, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, मतलब इसमें क्या गो इलेक्ट्रॉन निकला? एगो इलेक्ट्रॉन निकला, इसका मतलब ये एगो धन आवेशित हुआ है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो एगो ऋण आवेशित हो गया, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो यानी एक वस्तु तुम्हारा धन आवेशित हो गया और एगो वस्तु ऋण आवेशित हुआ। लेकिन हुआ क्या? जितना मात्रा में धन आवेशित हुआ उतने मात्रा में ऋण आवेशित हुआ ना। सोच के देखो, यानी एगो इलेक्ट्रॉन यदि निकला है तो उसमें भी तो एक गो इलेक्ट्रॉन न गया है, तो इसका मतलब उसमें एगो इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, इसमें एगो इलेक्ट्रॉन घटा है। मतलब आवेश दोनों में पैदा हुआ। ये दोनों पहले न्यूट्रल था, ये दोनों उदासीन था, लेकिन जब इसको हम रगड़े हैं ना, तो हुआ क्या कि एगो इलेक्ट्रॉन निकला तो एक गो न गया उसमें। तो मतलब जितना ऋण आवेशित होगा, जितना धन आवेशित होगा, उतने क्या होगा? ऋण आवेशित होगा। तो घर्षण द्वारा आवेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात और दिमाग में रखना है, क्या दिमाग में रखना है सर? दिमाग में रखना है कि घर्षण द्वारा आवेशन होने पर क्या होता है? समान मात्रा में घर्षण द्वारा आवेशन होने पर मैंने क्या कहा? जितना धन आवेश पैदा होता है उतना ही ऋण आवेश भी पैदा होता है। घर्षण द्वारा आवेशन होने पर समान परिमाण यानी समान मात्रा में धन आवेश तथा
ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। मतलब एक पर धन पैदा होगा, एक पर ऋण पैदा होगा, यानी एक पर पॉजिटिव होगा और एक पर क्या होगा, निगेटिव होगा। ये बउआ घर्षण द्वारा आवेशन के मुख्य बातें हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात, अब यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई होगी, निश्चित क्लियर हो गई। आवेशित होने के लिए किस कैसा पदार्थ होना चाहिए सर, कुचालक पदार्थ होना चाहिए। और वो रहना कैसा चाहिए सर, उदासीन रहना चाहिए। घर्षण द्वारा आवेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन उत्तरदायी है, कौन जवाबदेह लेगा, तो सर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। कहानी क्लियर हो रहा है सर। घर्षण द्वारा आवेशन में जब आवेश होता है तो कितना आवेश पैदा होता है सर, एक पर यदि जितना प्लस पैदा होगा दूसरे पर उतने माइनस पैदा होगा, यानी समान परिमाण में धन भी पैदा होता है और ऋण भी पैदा होता है। कहानी क्लियर क्लियर, निश्चित चमका होगा। अब बात तेरे दिमाग में एक बात और आना चाहिए। कौन सा बात आना चाहिए सर, तुम्हारे दिमाग में एक बात उठ रहा होगा सर, अभी तक हम ये कहाँ समझ पा रहे हैं कि किसको किससे रगड़ेंगे तो किस पर धन आएगा, किस पर ऋण आएगा। सर इसके लिए बहुत प्रयास किया गया था, अथक प्रयास किया गया था। सर जानते हैं, नहीं सर जानते हैं सर, पहले तो आवेश वाला जो इतिहास पढ़ाए थे तो वहाँ भी कहे थे कि रगड़ा रगड़ी हुआ था, पदार्थ को रगड़ा गया था तो फिर आवेश हो गया था। लेकिन जब ये बात क्लियर हो गया कि पदार्थ को रगड़ेंगे तो ही आवेश पैदा होगा, एक पदार्थ पर धन एक पदार्थ पर ऋण, तो किस पर धन होगा और किस पर ऋण होगा, इसकी शुरुआत डूफे समय से ही हो गई थी। लेकिन डूफे ने कुछ ही पदार्थ को रगड़ा था। कहानी यदि आप पिछला सुने होंगे, वो कुछ ही पदार्थ को रगड़ा था। फ्रांसिस हक्सबी साहब भी थे, उन्होंने भी कुछ ही पदार्थ को रगड़ा था। लेकिन सबसे पहला जो आज मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, यानी स्थिर विद्युत की एक सारणी, यानी एक विद्युतीय सारणी, एक श्रृंखला में बताऊंगा आज। और उस श्रृंखला के माध्यम से आप ये सीरीज के माध्यम से आप ये जान जाइएगा साहब कि किस पदार्थ को किससे रगड़ा जाए तो किस पर धन होगा, किस पर ऋण होगा, वो आज के क्लास में क्लियर करा दूंगा। ऐसा धांसू ट्रिक दूंगा कि तुम्हारे दिमाग में इस सेट हो जाएगा कि किस पदार्थ पर धन होगा, किस पदार्थ पर ऋण होगा। आज के बाद कहियो नहीं भूलेगा। लेकिन आपको पता नहीं है सर, वो जो सीरीज ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज जो बनाया था ना सर, वो सबसे पहले जो बनाया था सर, मैं क्या नाम बोला सर, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। सर ये जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज है ना सर, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज जो है ना सर, बात समझिएगा सर, बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी, बात निकली है तो बड़ी दूर तलक जाएगी सर। और देखिएगा एकदम दूर तलक बात जाएगी सर। मैं बात कर रहा हूं सर ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज का। किसका बात कर रहा हूं सर, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ये क्या है सर, ये स्थिर विद्युतीय पदार्थों की एक सारणी है सर, एक श्रृंखला है सर, पदार्थों की एक श्रृंखला है सर। इसको हम लोग ट्राइबो इलेक्ट्रिक श्रृंखला भी बोल देते हैं। यदि आप इसकी हिंदी की बात करोगे मेरे भैया तो इसको हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक श्रृंखला भी बोल देते हैं। ट्राइबो इलेक्ट्रिक श्रृंखला। सुनिएगा सर, ट्राइबो इलेक्ट्रिक श्रृंखला, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ये क्यों पढ़ते हैं सर, ये एक ऐसा सीरीज सजाया गया है सर, ये वैज्ञानिकों द्वारा। और सुनिएगा थोड़ा सा, ये सीरीज में क्या था ना, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, वो क्या किया, बहुत सारा पदार्थ लिया, कभी इसको रगड़ के रखा, फिर देखा ओ अच्छा ई अट्रैक्ट कर रहा है, अच्छा ई रिपेल्स कर रहा है, यानी ई सटा रहा है, ई हटा रहा है, तो देखते गया अच्छा इसको एक अलग ग्रुप में रखो, इसको एक अलग ग्रुप में रखो। एगो को कह दिया पॉजिटिव, एगो को कहने लगा निगेटिव।
अलग अलग पद। सोचो आज हम जिस सारणी को बहुत ही इजी वे में पढ़ लेते हैं कि इसको इससे रगड़ेंगे तो इस पे धन आएगा, इसको इससे रगड़ेंगे तो इस पर ऋण आएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था भैया मेरे, जब किसी वैज्ञानिकों ने इसको सीरीज तैयार करना शुरू किया था। मैं बता दूं, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज की निर्माण की जहां तक कहानी है वो लगभग दिमाग में रखिए कि 1757 में सबसे पहला ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज बनाया था। मैं छोटी छोटी बात आपको बता दूं, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, हो सकता है कहीं आप लोग के बुक में नहीं लिखा हो। 1757 ईस्वी में सबसे पहले ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज सबसे पहले सबसे पहले 1757 ईस्वी में 1757 ईस्वी में सबसे पहले ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज को किसने बनाया था? जे विल्के ने बनाया था। सबसे पहला जो सीरीज बनाया था वो जे विल्के ने बनाया था। उसके बाद ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज का निर्माण, ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कैसे बनाया था? अलग अलग पदार्थ को रगड़ते गया और उसके बाद एगो को धन वाला में रख दिया, एगो को ऋण वाला में रख दिया। कहा कि इसको रगड़ेंगे तो धन आएगा, इसको रगड़ेंगे तो ऋण आएगा। तो उसके बाद भी इस पर काम चलते रहा। हालांकि 1840 ईस्वी में ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज का निर्माण 1840 ईस्वी में ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज को माइकल फेराडे ने भी बनाया था। माइकल फेराडे ने भी बनाया था ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज का निर्माण। माइकल फेराडे ने बनाया था 1840 में। उसके बाद यदि बात करोगे 1917 ईस्वी में इसी सीरीज को, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज को 1917 ईस्वी में वैज्ञानिक थे पी सॉब ने भी बनाया था। हो सकता है आप लोग के बुक में नहीं लिखा हो, लेकिन नॉलेज के लिए आप इसको जान लीजिए कि इस ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज का निर्माण किसने किसने बनाया था। अब ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में क्या क्या रखा जाता है? सर, पदार्थ का एक सीरीज लिखा जाता है, एक श्रेणी लिखी जाती है, और उसका ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज का पहचानने का नियम है, यदि जिस भी सीरीज में जिस भी दो पदार्थ को आप रगड़ोगे तो जो पदार्थ का नाम ऊपर होगा उस पर धन आवेश आएगा, और जो पदार्थ का नाम नीचे होगा उस पर ऋण आवेश आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब सीरीज आपको याद रखना। सर, उस सीरीज जो दिया होगा उसको कैसे याद रखेंगे? सर, उसका हम ट्रिक पढ़ाते हैं। हम याद करने वाला एको बात नहीं, जहां जहां याद करने वाला बात होगा उसका हम ट्रिक बता देंगे। एक जबरदस्त धांसू ट्रिक है सर ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज का नाम याद रखने का। तो सर थोड़ा सा हम इधर ट्रिक लिख देते हैं। सर, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज के नाम याद रखने का एक धांसू ट्रिक बता देते हैं। सर, एकदम धांसू ट्रिक। सर, ये कविता है। सर, ये कविता को हम बनाए हैं और दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा। सर, कविता क्या है? सर बोले, कविता सुनिएगा, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। सर, कविता, बिल्ली फांदी
कांच टूटा रुई रेशम का रुमाल। ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। बिल्ली फांदी कांच टूटा रुई रेशम का रुमाल, लकड़ी धातु की चौकी पर रबर रेजिन ने किया कमाल। बिल्ली फांदी कांच टूटा रुई रेशम का रुमाल, लकड़ी धातु की चौकी पर रबर रेजिन ने किया कमाल, अंबर की गंध से एबोनाइट का बुरा हाल। ट्रिक पसंद आया? हाँ सर, इसमें जितना नाम होगा सब एक सीरीज वाइज हम सजा देंगे सर। ट्रिक क्या बोले सर? ट्रिक क्या बोले सर? बहुत ही मस्त ट्रिक है सर। बिल्ली फांदी कांच टूटा, बिल्ली फांदी कांच टूटा रुई रेशम का रुमाल, रुमाल लकड़ी धातु की चौकी पर, लकड़ी धातु की चौकी पर रबर रेजिन ने किया कमाल, रबर रेजिन ने किया कमाल, अंबर की गंध से, अंबर की गंध से एबोनाइट का बुरा हाल। क्या ये कविता आपको पसंद आई? बिल्कुल आई होगी सर। इसमें टोटल सीरीज जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज बनाया गया है वो टोटल सीरीज के सभी का नाम हम लोग लिख दिए। जिसका नाम पहले आएगा उस पर आएगा धन आवेश, जिसका नाम बाद में आएगा उस पर आएगा ऋण आवेश। कहानी क्लियर? क्लियर? चमका? निश्चित चमका होगा। बिल्ली फांदी कांच टूटा रुई रेशम का रुमाल, लकड़ी धातु की चौकी पर रबर रेजिन ने किया कमाल, अंबर की गंध से एबोनाइट का बुरा हाल। चलिए सर, मैं सीरीज में अब इसको कैसे सजाता हूं देखिएगा। देखिएगा, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ट्राइबो इलेक्ट्रिक श्रृंखला। अब देखिए, इस सीरीज में मैं जो नाम आपके बीच रख रहा हूं, थोड़ा सा मैं प्रीवियस पेज पे चलता हूं। आप देखिए, पहला अक्षर पे कौन है सर? बिल्ली, यानी बिल्ली की खाल। पहला नाम क्या आएगा? बिल्ली की खाल। फ से क्या हो जाएगा? फलालेन। क्या हो जाएगा? फलालेन। उसके बाद कौन हो जाएगा? कांच। उसके बाद कौन आ जाएगा? रुई। उसके बाद कौन आ जाएगा? रेशम। उसके बाद कौन आ जाएगा? लकड़ी। उसके बाद कौन आ जाएगा? धातु। उसके बाद कौन आ जाएगा? रबर। उसके बाद कौन आ जाएगा? रेजिन। उसके बाद कौन आ जाएगा? अंबर। उसके बाद कौन आ जाएगा? गंधक। उसके बाद एबोनाइट। अरे सर, गजब का था। इसी में तो सभ्य नाम आ गया सर। जिस सीरीज को, जिस श्रृंखला को आप रटते थे उसको आप एक कविता बना लीजिए और वो सीरीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो सर, कौन कौन सीरीज में नाम बोले सर? कौन कौन सीरीज में सर नाम बोले? सर, सीरीज में बड़ा मस्त मस्त नाम था सर। एक बार हम फिर कविता बोलते जाते हैं और सीरीज में नाम लिखते जाते हैं। तो पहला क्या नाम बोले सर? बिल्ली की खाल, क्योंकि मैंने कहा बिल्ली फांदी, फिर फांदी फलालेन, बिल्ली फांदी, कांच टूटा, कांच, रुई रेशम का रुमाल, लकड़ी धातु की चौकी पर रबर रेजिन ने किया कमाल, अंबर की गंध से गंधक एबोनाइट, जिसको हम लोग आबनूस बोलते हैं, एबोनाइट का बुरा हाल। ये एक सीरीज हो गया मेरे भाई,
ये एक क्या हो गया मेरे भाई, सीरीज हो गया। सीरीज मतलब इसमें जो तुम्हारा ऊपर वो होगा सुपर, जो तुम्हारा ऊपर वो होगा सुपर। सुपर मतलब पॉजिटिव, सुपर मतलब पॉजिटिव। हाँ सर, सही समझे आप, सही समझे आप। सुपर मतलब पॉजिटिव। जो सर ऊपर, जो क्या होगा ऊपर, देखिए देखिए सर, ये एरो मार्क कहाँ आ रहा है सर? सर ये एरो मार्क नीचे आ रहा है सर। ये एरो मार्क कहाँ आ रहा है सर? ये एरो मार्क सर नीचे आ रहा है। सर जो नीचे रहेगा, जिसका नाम नीचे आएगा सर, उसके बारे में समझ जाइएगा, उस पर ऋण आवेश पैदा होगा, उस पे निगेटिव चार्ज पैदा होगा। और जो सर ऊपर होगा, जो ऊपर होगा मेरे भाइयों, जो ऊपर होगा उस पर पॉजिटिव होगा सर। हाँ सर, एकदम सही कहे सर। देखिएगा सर, जो सर देखिए, इसका एरो कहां जा रहा है सर? ऊपर जा रहा है। इसका एरो कहां जा रहा है सर? ऊपर। देख लीजिए, जो ऊपर, जो जाएगा ऊपर वो होगा सुपर, मतलब उस पर जाएगा सर पॉजिटिव, सर उस पर आएगा धन आवेशित। इसका ट्रिक सीधा सा है, इसका सीधा सा फंडा है सर, इसका सीधा सा फंडा है। जो ऊपर वो होगा सुपर, सुपर माने पॉजिटिव, जिसका नाम ऊपर जाएगा उसका उस पर पॉजिटिव, और जिस पर नीचे रहेगा उसका निगेटिव। आपको हम नियम भी यहां पे लिख देते हैं। ट्राइबो इलेक्ट्रिक श्रृंखला में, ट्राइबो इलेक्ट्रिक श्रृंखला में जो पदार्थ ऊपर आता है उस पर धन आवेश, तथा जो पदार्थ नीचे आता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज के नियम हो गए, समझ रहे हैं ना? अब आपसे यदि यहां पे हम कोई क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल समझिए, एक एग्जाम्पल समझिए, एक उदाहरण को समझा जाए। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं, मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कांच को रेशम से रगड़ा जाता है। क्वेश्चन कहा कि जब कांच को रेशम से रगड़ा जाए तो उत्पन्न आवेश की प्रकृति बताइए। उत्पन्न आवेश की प्रकृति बताइए, यानी किस पर कौन सा आवेश पैदा होगा। कांच को किससे रग रहे हैं? रेशम से। अब यदि ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज के क्लास को तुम बहुत ही मस्ती से समझे होगे बउआ मेरे सोनमा, तो तुम तुरंत कहेगा सर कांच को रग रहे हैं ना, तो कांच को सर किससे रग रहे हैं? किससे रग रहे हैं? सर रेशम से। ओ सर आंसर हो गया। क्या सर हम नहीं समझे? समझाइए तो एक बार। हाँ सर, कांच को रग रहे हैं रेशम से। सर कांच को रग रहे हैं रेशम से, तो बोलिए ऊपर कौन? कांच। नीचे कौन? रेशम। एकर मतलब आंसर बोलिए तो, बोलिए आंसर झटाक से आंसर बोलिए, झटाक से बोलिए। कांच पर क्या होगा? कांच पर क्या होगा? कांच पर ऊपर है, ऊपर। जो हो ऊपर वो होता है सुपर, मतलब पॉजिटिव। एरा प्लस भय नहीं पढ़ लेना है। धन आवेशित, धन आवेशित, कांच पर धन आवेश। आप बोलिए 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 सर रेशम है ना? सर रेशम क्या होगा? रेशम की डोरी से प्यार बांधा है, अब बहनों ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। देखिएगा सर एकदम बढ़िया से सर, इस पर कौन आवेश हो जाएगा? ऋण आवेश। झटाक से बन गया,
बना कि नहीं बना? हाँ सर बना। क्या अकल में आया? हाँ सर अकल में आया। जिसका नाम ऊपर हो जाएगा सुपर, उस पर होगा पॉजिटिव, और जे नीचे आएगा उस पर होगा निगेटिव। अब झटाक से क्वेश्चन बताइए तो, एबोनाइट को यदि हम रेशम से रगड़ेंगे तो क्या होगा? एबोनाइट को रेशम से रगड़ेंगे क्या होगा? एबोनाइट को रेशम से, तो इस बोलिए सर एबोनाइट नीचा में है। इतने बुद्धू समझे हैं, अब तो हम समझ गए हैं नीचा में है एबोनाइट, एबोनाइट पर ऋण होगा और उस पर धन हो जाएगा। कहानी क्लियर क्लियर क्लियर। चमका चमका चमका, निश्चित चमका होगा। अब इसके बाद चालन द्वारा आवेशन चलेगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप यूं ही बने रहें और एकदम मस्ती से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।